अस्सलामुअलैकुम। आज हम बात कर रहे हैं डेमोक्रेटिक पेरेंटिंग पर। जैसे कि आपको पता है हमारी सीरीज चल रही थी पेरेंटिंग के ऊपर। हम अपने जो पेरेंट्स हैं उनको हम मोटिवेट कर रहे थे कि आपने कैसे अपने जो आपके जो बच्चे हैं उनको आप उन्हें कैसे ट्रीट करना है, और इसके हवाले से हम बहुत सारी बातें कर रहे थे। तो इसीलिए आज हमारे साथ इस सीरीज के, इस पेरेंटिंग सीरीज के हमारे पास आज जो है आखिरी हमारा सेशन है। तो आज हम बात करेंगे डेमोक्रेटिक पेरेंटिंग पर, जिसे हम ऑथोरिटेटिव पेरेंटिंग भी कहते हैं। तो एज यूजुअल हमारे साथ वही गेस्ट है जो कि हमारे साथ सीरीज कर रहे थे। तो बिना टाइम वेस्ट के बगैर हम उनको बुलाएंगे। सबसे पहले आपको बता दूं, मैं हूं मोहम्मद जैनुल आबदीन, आपका अपना होस्ट, और आप देख रहे हैं मुझे उस्ताद जी की चैनल पे। और हम आपसे मिलवाएंगे अपने गेस्ट के साथ। और हियर, यस, अस्सलाम वालेकुम सर गुलजार। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं ज़ैन साहब, आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं। ओके, बिल्कुल। ओके, थैंक यू। तो व्यूअर्स, हमारे साथ हमारे गेस्ट सर गुलजार मुनव्वर हमारे साथ हैं। तो इंट्रोडक्शन की तो मेरे ख्याल से अब जरूरत नहीं है, हमारा लास्ट सीरीज चल रहा है ये। फिर भी मैं आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ। ये हमारे साथ जो हमारे आज गेस्ट हैं, ये बहुत ज्यादा लाइक एजुकेशन सिस्टम पे जो है काम करते हैं। एजुकेशन सिस्टम से मुतालिक वो हर काम में इन्वॉल्व होते हैं और लोगों को ज्यादा से ज्यादा एजुकेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए अगर अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं, और हमारा टॉपिक है डेमोक्रेटिक पेरेंटिंग, और जिसे हम अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग भी कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम तो मैं आपको कर चुका हूँ, अपने व्यूअर्स को भी सलाम कर दूं। और बिल्कुल टाइम वेस्ट किए बगैर सर गुलजार, मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस करना चाहता हूँ जो कि हमारे व्यूअर्स हैं उन्होंने किए हैं मेरे से। तो क्वेश्चंस तो बहुत सारे थे जो हमें प्राइवेटली भी आते हैं, कमेंट्स में भी जो आते हैं। तो उनमें से कुछ जो क्वेश्चंस हैं उनको मैंने ढूंढा है, जो मैंने सोचा कि हाँ यार, ये क्वेश्चंस जो हैं वो हमारे सारी जो भी पब्लिक है उनके लिए क्वेश्चन बेहतर होगा। सबसे पहले मेरा सवाल आपसे ये है कि पहले हमारे बच्चों की जिंदगी में ये जो स्पोर्ट्स है, इसकी क्या अहमियत है? जरा इसकी अहमियत पे हमारे व्यूअर्स को बताइएगा कि स्पोर्ट्स की जो अहमियत है बच्चों के लिए। जी। सबसे पहले तो बहुत बहुत मैं शुक्रगुजार हूँ उन तमाम पेरेंट्स का जिन्होंने इससे पहले के जितने भी सेशंस थे उनको बहुत बगौर सुना और मुख्तलिफ तरीक़ों से, मुख्तलिफ ज़रायों से उनके सवालात भी मुझ तक पहुँचे। और आज भी आपने काफ़ी सवालात जो लिस्ट किए हुए होंगे यकीनन, तो ये ज़ाहिर करते हैं कि पेरेंट्स का इंटरेस्ट अपने बच्चों की तरबियत के हवाले से काफ़ी पहले के निस्बत, पहले के दौर के अगर हम उसको कंपेयर करें तो आज काफ़ी जो है वो बदलाव हम देख रहे हैं, और ये एक बहुत पॉजिटिव चीज़ है। और मैं सबसे पहले इन तमाम पेरेंट्स का शुक्रगुजार हूँ जो इस हवाले से बहुत फ़िक्रमंद है कि उनकी औलाद की तरबियत जो है वो बेहतर से बेहतर हो सके। तो सवालात में से पहला सवाल आपका जो था कि स्पोर्ट्स की क्या अहमियत है बच्चों के लिए। स्पोर्ट्स अगर हम स्कूल वालों को लें तो स्कूल वाले जो आजकल हमारे पास स्कूल्स हैं, जितने भी गली मोहल्लों में जो स्कूल्स हैं, सिवाय चंद स्कूल्स के जिनके पास ग्राउंड अवेलेबल है, तो जो गली मोहल्लों के स्कूल्स हैं उनके पास स्पेस का बहुत बड़ा इशू है। स्पेस है नहीं कि वो वहाँ स्पोर्ट्स करा सकें, तो वो अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी यूज़ करते हुए वो इंडोर गेम्स कराते हैं। स्पोर्ट्स की अहमियत, और जी। अगर हम पेरेंट्स की बात करें तो पेरेंट्स स्पोर्ट्स को इतनी अहमियत नहीं देते हैं जितनी हमें ये स्पोर्ट्स को कुछ पेरेंट्स तो मैं जिनको जानता हूँ वो ये समझते हैं कि स्पोर्ट्स वो समझते हैं कि एजुकेशन की राह में एक रुकावट है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। स्पोर्ट्स से बच्चा बहुत सारी ऐसी चीज़ें सीखता है जो किताबों से शायद वो ना सीख सके। मसलन इसकी हम मिसालें आपको मैं बयान करूं। जनरल मैं आपको कुछ बता दूं कि क्या चीज़ें ऐसी हैं जो बच्चा लर्न कर सकता है स्पोर्ट्स से। जनरल चीज़ें बता रहा हूं, अगर हम स्पेसिफिकली हर स्पोर्ट्स को, हर गेम को लेके चले तो हर गेम में बच्चा जो है वो डिफरेंट चीज़ें सीख रहा होता है। मैं आपको जनरल बातें बताता हूं। पहली चीज़ जो हर स्पोर्ट में सीख रहा होता है वो है कोलैबोरेशन। कोलैबोरेशन से मुराद एक टीम में रहते हुए आपने एज अ टीम प्लेयर कैसे अपना रोल प्ले करना है। पहली जो लर्निंग है वो क्या है, बच्चा क्या सीख रहा है? कोलैबोरेशन सीख रहा है। हाउ टू कोलैबोरेट विद अदर्स, हाउ टू टॉक विद अदर्स, हाउ टू लिव विद अदर्स, हाउ टू वर्क विद अदर्स। किस तरह आपने सीखना है और किस तरह दूसरों को सिखाना है एक टीम में रहते हुए। पहली चीज जो सीखता है। दूसरी चीज, स्ट्रेटजीज को बनाना, स्ट्रेटजीज को फॉलो करना,
ये बच्चा सीख रहा होता है तकरीबन तमाम स्पोर्ट्स के अंदर। तीसरी चीज जो बच्चा सीखता है वो चैलेंजेस को फेस करना सीखता है, क्योंकि स्पोर्ट्स के अंदर फेलियर के भी चांसेस होते हैं, आपके कामयाब होने के चांसेस भी होते हैं। बहरहाल ये हमारी जिंदगी का भी हिस्सा है, सिर्फ स्पोर्ट्स की हद तक नहीं है। अमूमी तौर पे जो लोगों की राय है कि खेल में हार जीत होती है, बिल्कुल होती है, लेकिन खेल के अलावा जब बच्चा अपने प्रैक्टिकल लाइफ में आता है, अब एक बच्चा अगर स्पोर्ट्स में कहीं गेम से अगर हार के आता है तो उसके पेरेंट्स उसे ये कह रहे होते हैं कि बेटा स्पोर्ट्स के अंदर, खेल के अंदर हार जीत जो है वो जिंदगी, उसका स्पोर्ट्स का हिस्सा है, लेकिन जिंदगी में भी हार जीत जो है वो भी हिस्सा है जिंदगी का। जैसे मिसाल के तौर पर अगर बच्चे के नंबर एग्जाम के अंदर कम आ जाए तो उसके पेरेंट्स प्लस उसके टीचर्स उस बच्चे को इतना डीमोटिवेट कर देते हैं कि वो नेक्स्ट टाइम That's the वो ये point. सोच रहा है कि मैं स्कूल चेंज कर दूं या मैं अपना एरिया चेंज कर दूं। उनके पेरेंट्स ये तक सोच रहे होते हैं। तो बिल्कुल जस्ट लाइक स्पोर्ट्स, उसी तरह बच्चे की जो अमली जिंदगी है उसमें जरूरी नहीं कि बच्चा हर दफा पहले चांस में ही पास हो जाए या पहले चांस में ही वो कामयाब हो जाए। तो स्पोर्ट्स आपको फेल होना सिखाता है, फेल होने के बाद दोबारा से एक अपने आप को रीस्ट्रक्चर करके मोटिवेट करके दोबारा से उठना सिखाती है, वो है स्पोर्ट्स। उसके बाद जो लास्ट चीज जो मैं समझता हूँ बहुत अहम है वो है गोल सेटिंग। गोल सेटिंग से मुराद, जैसे लेट सपोज आप क्रिकेट को ले लें, तो क्रिकेट के अंदर कैप्टन क्या करता है, बाउंड्री पे उस लड़के को खड़ा करता है जिसकी हाइट अच्छी हो, जो रनिंग में बहुत बेहतर हो। तो ये क्या कर रहा है, वो एक गोल सेट कर रहा है कि यार मुझे बाउंड्री पे एक ऐसे बंदे की जरूरत है जो बाउंड्री के क्रॉस बॉल को जाने ना दे। तो ये आप क्या कर रहे हैं, एक गोल सेटिंग कर रहे हैं, उस गोल सेटिंग के मुताबिक एक स्ट्रेटजी को आप बना रहे हैं। तो स्पोर्ट्स की बहुत अहमियत है। अगर आप अपने बच्चे को प्रैक्टिकली बहुत इम्प्रूव देखना चाहते हैं तो बच्चों को खेलने दें, लेकिन इसका यह हरगिज कदम मतलब नहीं है कि आप उसको लिमिट से ज्यादा एक्सीडेड टाइम दें, या आपको पता ही नहीं कि बच्चा स्पोर्ट्स खेलने जा रहा है या कहाँ जा रहा है। तो थोड़ा सा कंट्रोल रहते हुए, थोड़ा सा एक असर्टिव इन्वायरमेंट के अंदर रहते हुए आप बच्चे से स्पोर्ट्स करा सकते हैं। और बिल्कुल ये लाजमी जुज होना चाहिए आपकी बच्चे की जिंदगी का, ताकि वो सोशली भी, फिजिकली भी और मेंटली भी स्ट्रांग रहे। ओके, बिल्कुल बिल्कुल। ओके, थैंक यू सो मच। आपने हमें इसका आंसर दिया। उम्मीद है जिन्होंने हमें क्वेश्चन जिन्होंने हमें भेजा है उनको उनका आंसर मिल चुका होगा। और हमारे सारे पेरेंट को ये जो आपने बात बताई है कि स्पोर्ट की जो अहमियत है इससे बहुत ज्यादा फायदा हुआ होगा। सही कह रहे हैं आप, जैसे कि स्पोर्ट्स की जो अहमियत है वो पढ़ाई के साथ साथ उसको इनहेंस करती है। जी, तो सेकंड क्वेश्चन हमारा आया है पेरेंट्स की तरफ से कि मोबाइल फोन जो है उससे बच्चों को दूर कैसे रखें, क्योंकि आजकल आप देख रहे हैं कि हर बच्चे के पास मोबाइल है और बड़े से लेकर छोटे तक हर कोई मोबाइल यूज कर रहा है। मैं अपने ये पहले वाले सेशन में मैं कह चुका हूँ कि पहले जब एक पूरा जब हमारा गैदरिंग जब बैठती थी साथ, तो हम लोग क्या करते थे कि एक दूसरे से अपनी लाइफ शेयर करते थे, लाइफ की जो बातें हैं वो शेयर करते थे, आपस में हंसी मजाक सब कुछ चलता था। मगर अब वो चीज बिल्कुल खत्म हो गई है। तो बच्चों को इस चीज से हम कैसे रोकेंगे, इस क्वेश्चन को जरा बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया है जिन्होंने किया है, इसको जरा एक्सप्रेस करिए। क्वेश्चन बहुत अच्छा है। देखें, मोबाइल फोन से बच्चों को हम कैसे दूर रख सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, क्वेश्चन बहुत अच्छा है, और ये आजकल होने वाला सबसे ज्यादा सवाल है जो ज्यादातर लोगों से सवाल किया जाता है कि हम मोबाइल फोन से अपने बच्चों को जो है वो किस तरह दूर रख सकते हैं। तो पहली चीज तो ये है कि आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि आप अपने बच्चे को मोबाइल दिला क्यों रहे हैं। अभी आजकल कोविड की सिचुएशन है, तो एजुकेशन सिस्टम की रिक्वायरमेंट है कि आप मोबाइल फ़ोन की बच्चे को ज़रूरत है, क्योंकि व्हाट्सएप के ऊपर ग्रुप्स हैं, इसी तरह ऑनलाइन क्लासेस हैं, तो उसमें उसकी बच्चे की रिक्वायरमेंट अब बनी है। लेकिन अगर हम आज से 2 साल पहले, जब कोविड से पहले की सिचुएशन थी, तब भी यही सूरत हाल थी कि बच्चों के पास मोबाइल फ़ोन्स थे। तो पहली चीज़ तो ये पेरेंट्स की सबसे बड़ी कोताही होगी कि अगर आप बिला मकसद के, बगैर किसी मकसद के बच्चे को मोबाइल फ़ोन दे रहे हैं तो इसमें कसूरवार पेरेंट्स हैं। अब अगर बहुत ज़्यादा मजबूरी बनती है कि आपको बच्चे को मोबाइल फ़ोन दिलाना है, क्योंकि आजकल देखें बिलिंग भी मोबाइल फ़ोन से होती है, तमाम कम्युनिकेशन जो आप घर से करते हैं, चाहे वो फ़ोटोज़ की सूरत में हो, वीडियोज़ की सूरत में हो, रिलेटिव से करते हैं, तो मोबाइल फ़ोन तो आजकल हर घर की ज़रूरत है। अगर आप समझते हैं कि मोबाइल फ़ोन ज़रूरी है, आपके घर पे हो, तो उसके लिए बच्चों को दूर रखने के लिए हम ये कर सकते हैं कि आप घर के अंदर रूल्स सेट करें, और रूल्स को सबसे पहले जो घर के सरबराह हैं, जो घर के बड़े हैं, वो फॉलो करें। क्योंकि जब तक आप खुद फॉलो नहीं करेंगे तो बच्चे भी फॉलो नहीं करेंगे। यानी आप खुद जो है अगर मोबाइल फ़ोन में लगे हुए ऑफिस से घर आके या अपने दुकान से घर आके, अगर आप खुद मोबाइल फ़ोन पे लगे हुए, तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप कहने पे जो है वो आपका बच्चा मोबाइल फ़ोन को छोड़ दे।
एक ये स्ट्रेटेजी हो सकती है कि आप एक टाइम सेट करें, बच्चे से पूछें कि बेटा मैं आपको 1 घंटे के लिए मोबाइल फ़ोन दूँगा, आपकी मर्ज़ी आप उसमें गेम खेलें, आप उसमें वीडियोज़ देखें, आप टाइम बता दें बच्चे से, आप उनके मुताबिक टाइम बता दें। जैसे अगर बच्चा कहता है मुझे 5 से 6 के दरमियान मोबाइल चाहिए, तो आप उनको 5 से 6 के दरमियान मोबाइल फ़ोन लाके दे दें, बाकी टाइम के लिए आप मोबाइल फ़ोन अपने पास रखें। लेकिन सख्ती से नहीं, उनसे बात करके एक डेमोक्रेटिक तरीके से, अभी हम आगे बात करेंगे डेमोक्रेटिक पैरेंटिंग में, तो उसमें मज़ीद बातें समझ में आ रही होंगी। तो एक एक स्ट्रैटेजी ये हो सकती है कि आप टाइम सेट करें। दूसरी स्ट्रैटेजी ये हो सकती है कि आप घर के अंदर लगा लें पीटीसीएल, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं। पीटीसीएल से क्या होगा, आप ये कर लें कि अपने जो दोस्त अहबाब हैं जिनके पास आपके मोबाइल फ़ोन के नंबर्स हैं, तो आप उनको अपना पीटीसीएल नंबर दे दें, उनसे कहेंगे भाई जब मेरा मोबाइल बंद होगा, तो आप पीटीसीएल पे कॉल कर लिया करें। आप जब घर आ जाएँ, तो वो मोबाइल फ़ोन बंद रखें और पीटीसीएल को यूज़ करें। तो इससे आपका बच्चा बहुत मोबाइल से दूर रहेगा और काफ़ी कंट्रोल एनवायरनमेंट होगा। जब उसने देखा ही नहीं अपने पेरेंट्स को मोबाइल यूज़ करते हुए, तो वो बच्चा भी दूर रहेगा। छोटी उम्र की बात कर रहा हूँ। हमारे यहाँ तो ख़ैर जब मैंने अक्सर ऐसा देखा है कि बच्चे जो है वो 4 से 8 साल के दरमियान होते हैं और उनके हाथ में मोबाइल फ़ोन तकरीबन घंटों पड़ा रहता है। इसके बहुत सारे नुकसानात हैं, फ़िज़िकल फ़िटनेस भी डिस्टर्ब होती है, मेंटल जो उसकी बच्चे की हेल्थ है वो भी डिस्टर्ब होती है। बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। हमारे यहाँ का ये अलमिया है कि हमारे पास चीज़ें तो आ गई हैं, लेकिन उसको किस तरह से यूज़ करना है, किस तरह जो है वो किसके पास जाना चाहिए, ये हम अभी तक सेट नहीं कर पाए हैं। आपको मैं बता दूँ, फ़ेसबुक के जो हमारे बिल गेट्स जो हैं, माइक्रोसॉफ्ट के जो बिल गेट्स हैं, इनके इनका जो अगर आप इनके बारे में अगर थोड़ा-सा पढ़ें, तो इन्होंने अपने बेटे को मोबाइल फ़ोन 18 साल से पहले नहीं दिया है। हालाँकि वो अमीर तरीन आदमी हैं। क्यों? क्योंकि एग्जैक्टली। उनको पता है कि कब मुझे अपने बच्चे को क्या चीज़ देनी है। तो ये पेरेंट्स उससे ने खुद ज्यादा कौन डिसाइड चाहता किया है। होगा कि हाँ, सॉरी की बात करते हैं आपसे, उससे ज्यादा कौन चाहता होगा कि मेरे बच्चे को मैंने कब जो है मोबाइल को बिल्कुल, देना है, बिल्कुल। कब यूज़ करवाना है। जी, बिल्कुल, एग्जैक्टली। बिल्कुल। हम अफोर्डेबिलिटी देख रहे होते हैं, अपनी अफोर्डेबिलिटी के मुताबिक जो है वो चीज़ें लाके अपने बच्चों को दे रहे होते हैं। ये नहीं देखते कि इसका क्या फ़ायदा है और फ्यूचर जो है वो इसका क्या है कि हम उसको ये चीज़ लाके दे रहे हैं। बहरहाल, तो हम पेरेंट्स के मैंने अभी आपको 2 स्ट्रैटेजीज़ बता दी। एक ये कि आप उसको मिनिमम यूज़ करें या टाइम सेट करें। दूसरा ये कि आप क्या करें, घर पे पीटीसीएल कनेक्ट करें। ये 2 जो है वो मेरी तरफ से राय है पे तमाम पेरेंट्स को, अगर आप वो चाहते हैं कि आप उनके बच्चे मोबाइल फ़ोन से दूर रहें। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। हमारे दूसरे क्वेश्चन का भी क्वेश्चन का जो आंसर है हमारे उन व्यूअर्स को मिल गया होगा जो इसका जवाब जानना चाहते थे। ओके, हम टाइम वेस्ट किए बगैर तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा तीसरा क्वेश्चन ये है कि आपके ख्याल में बच्चों का मतलब जो वो किसी एक पैरेंट ने पूछा है कि बच्चों का जो तरबियत का जो वक्त होता है वो सही वक्त क्या है? तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपके ख्याल में बच्चों का जो है तरबियत करने का जो उनको चीज़ें बताने का वो वक्त कब होता है? बच्चों को हर चीज़ के बारे में हर चीज़ के बारे में मतलब क्योंकि बच्चे को हर चीज़ पता होनी चाहिए आजकल के ज़माने में। अपने टाइम के हिसाब से हर चीज़ों का जो है उसे इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। तो आप क्या समझते हैं कि बच्चों की तरबियत तरबियत बहुत तरीकों की होती है। तो हम अब फिलहाल पेरेंटिंग की बात कर रहे हैं, तो आप ही बताएं कि पेरेंटिंग के हवाले से बच्चों की तरबियत का जो वक्त होता है, सही तरीका जो है वक्त का, वो वक्त बता दें कि वो किस वक्त होता है। देखिए, बच्चों की तरबियत के हवाले से अक्सर पेरेंट्स से जो मैंने सुना है, वो ये कहते हुए नज़र आते हैं कि बच्चा बड़ा हो जाएगा, तो सीख लेगा। बच्चा जैसे-जैसे बड़ा होगा, वैसे-वैसे सीख लेगा। तो ये स्ट्रैटेजी उनकी जो है बिल्कुल गलत है। बच्चे की तरबियत का अगर आप सही उम्र जानना चाहते हैं, तो वो है शिकम-ए-मादर से, जब बच्चा शिकम-ए-मादर में बंध रहा होता है, जब वो पेट में होता है माँ के, उस वक़्त से लेकर 7 साल की उम्र का जो अरसा है, ये जो दौरानिया है, इस दौरानिये में बच्चे की तरबियत हो रही होती है। यानी बच्चा दुनिया में आया और दुनिया में आने के बाद 7 साल तक की जो उम्र है, 7 साल तक का जो अरसा है, इस दौरान इसकी तरबियत हो रही होती है। अब आप पूछेंगे इतनी छोटी उम्र में तरबियत कैसे हो सकती है? तो जिस तरह मैं इसके लिए एक मिसाल ऐसे दूँगा आपको मैं, जैसे आपके कंप्यूटर के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि विंडो एक्सपी या जो भी आपके पास है, विंडो 7 है, तो उसके बगैर आपका कंप्यूटर बाकी सॉफ्टवेयर्स को नहीं चला सकता। बिल्कुल इसी तरह माँ के पेट से लेकर जो 7 साल की उम्र होती है, इस दौरान बच्चा जो है वो एक टेप रिकॉर्डर की तरह होता है। जिस तरह एक सॉफ्टवेयर आप बनाते हैं, उससे पहले प्रोग्रामिंग करते हैं ना, तो वो बच्चा प्रोग्रामिंग कर रहा होता है अपनी लाइफ़ का। वो चीज़ों को ओके, रिकॉर्ड कर रहा होता है, चीज़ों को नोट कर रहा होता है
वो अपनी एबिलिटीज को, स्किल्स को अडॉप्ट कर रहा होता है अपने पेरेंट्स से, अपने इर्द गिर्द के एनवायरनमेंट से, वहां से वो चीजों को लेके फिर उसके बाद 7 साल के बाद वो अपने स्किल्स को शो, इस जो जो आप उसके अंदर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम आपने विंडोज एक्सपी ले लिया, फिर अब 7 साल के बाद उन सॉफ्टवेयर्स को जो आप डालना चाहते हैं बच्चे के अंदर, जो स्किल्स आप इंप्रूव करना चाहते हैं, वो कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए जरूरी ये है कि वो 7 साल की उम्र तक जो उसके साथ लोग अटैच रहे हैं, वो खुद किस तरह का बर्ताव करते थे दूसरों के साथ, वो खुद उस बच्चे के साथ कैसा बर्ताव करते थे। तो ये जो अरसा है, ये बहुत अहमियत का हामिल है कि आप स्टार्टिंग से लेकर 7 ईयर्स तक आप बच्चे की तरबियत पे खास ध्यान दें। आप तरबियत में आप कहेंगे बच्चा तो बोल भी नहीं सकता, बच्चा तो अपने राय का इजहार भी नहीं कर सकता, हम कैसे तरबियत करें। तो बच्चा आपको नोट कर रहा होता है, आप अपने अमाल को अच्छा करें, आप सच बोलें, आप झूठ ना बोलें, आप दूसरों से मुस्कुरा के बात करें, आप इखलाक से बात करें, आपका बच्चा भी इंशाल्लाह बहुत बेहतरीन हो जाएगा अगर आप इस अरसे के दौरान बहुत ख्याल करते हैं। तो अक्सर पेरेंट्स क्या करते हैं, 7 साल की उम्र के बाद वो स्टार्ट करते हैं, भाई तरबियत हमने अब स्टार्ट करनी है। कैसे तरबियत स्टार्ट करनी है जी? अच्छे स्कूल में डालना है, अच्छा ट्यूटर आएगा घर पे, अच्छा कारी साहब आएंगे, और हम जो है वो इसके रिपोर्ट कार्ड को देखा करेंगे और उसके मुताबिक जो है वो जो भी हमें बेहतर लगे हम उसकी तरबियत करेंगे। 7 साल के बाद वो तरबियत कर रहे होते हैं। बिल्कुल तो ये सिचुएशन है। तो तरबियत का बेहतरीन जो अरसा है वो आपके पास 7 साल तक का अरसा है कि आप अपने बच्चे की तरबियत कर सकते हैं, अपने आप को एज अ रोल मॉडल बच्चे के सामने पेश करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे अगर आप कहीं काम करते हैं, कहीं जॉब करते हैं, अगर आप अपने बॉस से बात करेंगे तो जिस अंदाज से आप अपने बॉस से बात करते हैं ना, प्यार से, अदब में रहते हुए, आप ख्याल करते हैं कि कहीं कोई बात मेरी बॉस को बुरी ना लगे, बिल्कुल उसी एग्जैक्टली तरह हमें 7 साल तक, जबकि वो बच्चा बेजबान है, उसकी चीजें वो अपने राय का इजहार नहीं कर सकता, लेकिन हमें उसकी उस तरह से रिस्पेक्ट करनी है, उस तरह उसे इज्जत देनी है जिस तरह हम अपने बॉस को देते हैं। तो यकीन जाने वो बच्चा आपके साथ वफादार भी रहेगा, वो उन चीज़ों को सीखेगा भी कि लोगों से किस तरह बात करनी है, किस तरह तरीके से बात करनी है। तो बहुत बेहतर उसका असर होगा। और फिर जब 7 साल के बाद वो दुनिया को देखेगा तो वो दुनिया से स्किल्स को इजीली अडॉप्ट करेगा। अब वो सॉफ्टवेयर की देखें, अगर आप विंडो 98 के अंदर कोई वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर डालेंगे तो नहीं होगा, ठीक है। तो अगर आप एडवांस वर्जन के अंदर आप कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे तो इजीली होगा। बिल्कुल इसी तरह अगर आप 7 साल के अरसे तक बच्चे के साथ अपना एटीट्यूड बेहतर रखेंगे, बच्चे की तरबियत अच्छी करेंगे, तो उसके बाद आपके लिए समझाना इतना मुश्किल नहीं होगा, इजीली बच्चा जो है वो चीजों को अडॉप्ट कर रहा होगा। बिल्कुल बिल्कुल सही है आप। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। इस सवाल का भी जो है आंसर हमारे उन व्यूअर को मिल गया होगा जिन्होंने हमें इस क्वेश्चन हमारे तक पहुंचाया था। सो इसी तरह आप एक और क्वेश्चन भी था ये इसमें कि पेरेंट ये भी पूछ रहे हैं कि भाई अभी जैसे आपने बात की कि हम सोचे कि बच्चों को अच्छे स्कूल में डाल दें तो हम समझे बच्चा जो है अच्छा हो गया। तो अब बात ये है कि हम अच्छा स्कूल कैसे ढूंढ रहे हैं कि बच्चा, हमें पता कैसे चले कि बच्चों के लिए ये स्कूल बेटर है, ये स्कूल बेटर नहीं है। क्योंकि हमारे यहाँ तो आजकल ये है कि हम ये सोचते हैं कि भाई पैसे जहाँ पे ज्यादा हो रहे हैं, जिधर हमारी फीस, जहाँ से हमारा पैसा ज्यादा खर्चा हो रहा है वहाँ पढ़ाई वो अच्छी हो सही रही है, और जहाँ पे फीस कम ली जा रही है तो एग्जैक्टली वहाँ पे पढ़ाई नहीं हो। तो ये तो हमारा अलमिया है, ये हमारी थिंकिंग है, ये पाकिस्तानी थिंकिंग है। तो आप ये बताइए कि इसका जो है असल हमें कैसे पता चलेगा कि ये स्कूल इज द बेस्ट फॉर आवर चाइल्ड, और अपने जितने भी हमारे बच्चे हैं उनके लिए ये अच्छा स्कूल है, तो कैसे पता चलेगा जी? देखें, स्कूल की आप बात कर रहे हैं, तो अगर बच्चे के लिए सबसे बेहतरीन स्कूल आप समझते हैं, बेहतरीन स्कूल दुनिया में जो सबसे बेहतरीन स्कूल हो सकता है बच्चे के लिए, तो वो उसका अपना घर हो सकता है। घर के अलावा कोई जगह ऐसी नहीं है जो उसके लिए बेहतरीन स्कूल हो। बिल्कुल बिल्कुल। अब बेहतरीन स्कूल मैं घर को क्यों कह रहा हूँ, बाकी जगहों को क्यों नहीं कह रहा? देखिए, हमारे यहाँ बड़ा अलमिया है, बड़ा जो मसला है वो ये है कि हमारे यहाँ खवातीन जो माएँ हैं वो क्या करती हैं, सुबह सवेरे उठती हैं, उठने के बाद बच्चों को नाश्ता वगैरह खिला के, सब कुछ करके, यूनिफॉर्म वगैरह पहना के वैन ड्राइवर के हवाले कर देती हैं। फिर उसके बाद वो बच्चा जाता है स्कूल और वो घर आके जो है वो 10 बजे टीवी शो देख रही होती है, मॉर्निंग शो। तो बच्चे की तरबियत कोई और कर रहा है, ठीक है, जो कि उसकी असली माँ नहीं है, और वो स्कूल है। अब स्कूल के अंदर जो सिलेबस है, जो कंटेंट है, वो पता नहीं बच्चा स्कूल में क्या कर रहा है, किस तरह चल रहा है। मैं अभी इस तरफ नहीं आ रहा कि स्कूल कौन सा बेहतर है, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप अपने बच्चे की तरबियत चाहते हैं तो सबसे बेहतरीन जगह, सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटी है वो आपका अपना घर है।
आप भले ओके। उसको बीकन हाउस में डालें, आप उसको एजुकेटर में डालें, आप ऑक्सफोर्ड स्कूल में डालें, जिधर भी डालें, लेकिन अगर वो वहां पे सच और झूठ का सबक पढ़ के आया है और आप घर पे सच और झूठ का लिहाज नहीं करते हैं, यानी पेरेंट्स झूठ बोलते हैं, तो बच्चा कभी सच बोल ही नहीं सकता। तो लर्निंग, प्रैक्टिकल लर्निंग उसकी घर में हो रही होती है, वो थ्योरी है जो वो वहां पढ़ रहा होता है। हमारे पास अभी आप देखें, जो बड़े चोर हैं हमारे मुल्क में, पाकिस्तान की मैं बात कर रहा हूँ, जो करप्ट हैं, तो बड़े करप्ट कौन है? जो पढ़े लिखे हैं। जो पढ़े लिखे नहीं है वो छोटी चोरी करते हैं, जो बहुत ज्यादा पढ़े हैं बड़ी चोरी करते हैं। वो इसी वजह से, क्योंकि घर का इन्वायरमेंट, घर की तरबियत पे फोकस कम है, डिग्री और जो नौकरी के लिए कागज चाहिए उस पर फोकस बहुत ज्यादा है। तो इसीलिए ये सवाल भी इसी वजह से आया हुआ यकीनन, कि बेहतरीन स्कूल कौन सा है, जबकि बेहतरीन स्कूल में वो रहते हुए सवाल कर रहे हैं यकीनन। तो बेहतरीन स्कूल, अगर फिर भी अगर आप चाहते हैं कि भाई आपके पास वक्त नहीं है, आपकी वाइफ कहीं जॉब पे जाती है, आप खुद जॉब पे जाते हैं, टाइम नहीं है, इन दैट केस फिर भी अगर आपको स्कूल चूज करना है, बिल्कुल, मैं यही तो सवाल करने वाला था, सॉरी कि मैं बात काट रहा हूँ। मैं यही सवाल करने वाला था कि आप, कुछ पेरेंट्स ऐसे भी तो होते हैं जो दोनों जॉब कर रहे हैं, पेरेंट्स जॉब करें, तो उनकी तरबियत के हवाले से तो मैं आपसे ये सवाल करने वाला था, तो आप खुद जवाब दे रहे हैं जी। जी, तो उसका कोई नेमल बदल नहीं हो सकता पेरेंट्स का। बहरहाल फिर भी अगर आप स्कूल चूज करना चाह रहे हैं बच्चे के लिए, तो देखें स्कूल आजकल हमारे पास जो है वो सबसे पहले कंपेनिंग बहुत करते हैं। आजकल कुछ स्कूल ऐसे भी हैं, बच्चा जो है वो अभी दुनिया में आया नहीं होता, उसकी रजिस्ट्रेशन हो चुकी होती है। ये यकीनन शायद आपके एग्जैक्टली। रजिस्ट्रेशन उसकी हो चुकी होती है। तो आजकल के जो स्कूल्स हैं वो अब बिजनेस हब बन चुके हैं, एक इंडस्ट्री बन चुकी है। जिस तरह कपड़े बिल्कुल। की इंडस्ट्री है, उसका काम है कपड़े बनाना और बना के आगे मार्केट में देना। तो स्कूल्स आजकल ये क्या कर रहे हैं, बच्चे ला रहे हैं, मैट्रिक हो रहे हैं, आगे जा रहे हैं, कोई ऑब्जेक्टिव क्लियर नहीं है स्कूल्स में। अक्सर स्कूल्स का, जो हमारे स्कूल्स हैं, विजनरी स्कूल्स की तादाद बहुत कम है जिनके पास विजन हो। ज्यादातर स्कूल्स का पर्पस पैसे कमाना या अपनी ब्रांडिंग करना, अपने नाम को कमाना, ये ज्यादा पर्पस है। बहुत कम स्कूल्स ऐसे हैं जो विजन के तहत आगे चल रहे हैं। तो फिर भी अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे के लिए कोई स्कूल आप सेलेक्ट करें, तो देखें जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है पाकिस्तान का, इसके अंदर वेराइटीज बहुत है। आपको यहाँ पर ओ लेवल्स वाले बच्चे भी मिलेंगे, यहाँ पर लोकल जो गवर्नमेंट बोर्ड वाले बच्चे हैं, सिंध बोर्ड, पंजाब बोर्ड, बलूचिस्तान बोर्ड के बच्चे भी मिलेंगे। आपको यहाँ फेडरल बोर्ड के बच्चे भी मिलेंगे, यहाँ खान बोर्ड के भी मिलेंगे। अब जियाउद्दीन बोर्ड भी आ चुका है। तो बोर्ड्स इतने सारे बना दिए हैं, तो हर बोर्ड के पास डिफरेंट कंटेंट है। कंटेंट डिफरेंट है, यानी कि उनका सिलेबस अगरचे आउटलाइन जो है वो इस्लामाबाद की तरफ से आता है, यानी फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से सिलेबस आउटलाइन आता है हमारे पास, लेकिन हर बोर्ड अपने हिसाब से चैप्टर्स उसके अंदर ऐड करता है। तो पहली चीज जो आपको देखनी है वो आपने ये देखना है कि बच्चे जो जिस स्कूल में आप एडमिशन दिला रहे हैं बच्चे को, वहाँ का सिलेबस क्या है, क्या चीज वो पढ़ाते हैं, किस चीज पे फोकस ज्यादा है। पहली चीज तो आपको ये करना चाहिए, आप स्कूल एडमिशन के लिए जा रहे हैं तो पहला सवाल तो आपको प्रिंसिपल से ये करना चाह रहे हैं चाहिए कि आप क्या चाहते हैं कि आपके पास जो बच्चे पढ़ने आए उनके पास क्या क्वालिटीज हो, क्या विजन है आपका। पहला सवाल तो ये होना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ माजरत के साथ पहला सवाल होता है आपकी फीस क्या है, आप क्या फीस लेते हैं। सवाल पहले ये होना चाहिए प्रिंसिपल से कि भाई आपका विजन क्या है, आपके स्कूल का पर्पस क्या है। तो पहली चीज जो आपको देखनी है वो वहां का करिकुलम देखना है। सेकंड चीज, जो उस करिकुलम को एग्जीक्यूट करने वाली हस्तियां हैं वो है टीचर्स। टीचर्स को आपने बिल्कुल। चेक करना है, टीचर्स को आपने देखना है कि किस तरह के हैं, किस क्वालिफिकेशन के साथ है। आपका हक है, आप पूछ सकते हैं किसी भी स्कूल में जाके कि भाई आपके पास जो टीचर्स हैं उनके हमें सर्टिफिकेट शो करें, आप करवा सकते हैं। कोई वो वाली बात नहीं है कि आपसे कोई कहेगा कि भाई हम नहीं दिखा रहे हैं। ये आपका हक है क्योंकि आप अपने बच्चे को एडमिशन दिला रहे हैं। तो पहली चीज आपकी हो गई, करिकुलम आपने चेक करना है उस स्कूल का क्या है। उसके बाद दूसरी चीज, टीचर्स आपने देखने, करिकुलम ऐसा हो जो आपके बच्चे को मुआशरे का एक कामयाब और एक ऐसा शख्स बनाए जो दूसरों के लिए रोल मॉडल हो। ऐसा ना हो कि आपका बच्चा जो है वो पढ़ा हुआ तो हो और अच्छी नौकरी भी लगता हो लेकिन करप्ट हो। तो आपने करिकुलम को ठीक से जांचना है, टीचर्स से मिलना है, टीचर्स से उनकी डिटेल राय लेनी है उस हवाले से। फिर उसके बाद तीसरी चीज जो कि बहुत अहम चीज है वो है स्कूल का स्ट्रक्चर, यानी स्कूल के अंदर क्या ऐसी अदर एक्टिविटीज है जो करिकुलम के अलावा कराई जाती है बच्चों की तरबियत के हवाले से। करिकुलम के अलावा जो फोकस है उसका भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है आपके बच्चे के स्टडीज के अंदर। स्टडी। तो आपने तीन चीजें बिल्कुल। देखनी है, करिकुलम, को करिकुलम एक्टिविटीज क्या है और वहां पे टीचर्स का क्या बिहेवियर है, टीचर्स की क्या क्वालिफिकेशंस हैं,
और क्या शेड्यूलिंग है, तो फिर आप उसके बाद फाइनलाइज कर सकते हैं कि ये स्कूल मेरे लिए, मेरे बच्चे के लिए बेहतर है या नहीं है। अव्वल तो मैं स्कूल को प्रेफर नहीं करूंगा, मैं तो ये कहूंगा कि आपका घर बेहतरीन जो है वो तरबियत गाह है आपके बच्चे के लिए। आप अपने आप को रोल मॉडल बनाएं। आप होम स्कूलिंग का कॉन्सेप्ट आजकल आया हुआ है, तकरीबन पेरेंट्स जो हैं वो होम स्कूलिंग की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। जो बिल्कुल मदर्स हैं आजकल की, ज़्यादातर जो है वो बाकायदा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स भी हैं जो मदर्स को होम स्कूलिंग सिखाती हैं कि भाई किस तरह हम अपने घर को स्कूल का एनवायरनमेंट बना, मतलब घर पे हम स्कूल का एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हैं और अपने बच्चे की जो है वो अच्छी तरबियत कर सकते हैं। तो मेरी तरफ से तो ये सजेशन है कि आप करिकुलम देखें, आप स्कूल का विजन देखें, आप उनकी को करिकुलम एक्टिविटीज़ को देखें, आप वहाँ के टीचर्स को देखें, देन आप डिसाइड करें। ये भीड़ ना चलाएं कि 2 लोगों के बच्चे उस स्कूल जा रहे हैं तो हमारा बच्चा भी उस स्कूल जाएगा, तो हमारे पड़ोसी के बच्चे को जो है वो आज पोजीशन मिला है और कप मिला है तो हमारा बच्चा भी कप लेने जाएगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप खुद जाएं, जांच पड़ताल करें, स्कूल जाएं, स्कूल विजिट करें, देन फाइनल आप डिसीजन करें। तो और उसके अलावा फिर जो मेन एलिमेंट है वो है आपका घर। स्कूल आपने अच्छा चूज कर लिया, उसके बाद भी अगर आपके घर में मसले हैं, घर में झगड़े रहते हैं, घर में आप झूठ बोलते हैं, घर में जो है वो बदकलामी बहुत ज्यादा होती है, तो फिर वही मसले आएंगे चाहे आप स्कूल अच्छे से अच्छा चूज करें। तो आपने अपने घर को देखना है, प्लस स्कूल अगर चूज करना चाहते हैं तो फिर अच्छा स्कूल चूज करें। जी बिल्कुल बिल्कुल, मगर हम ये ना करें कि अपनी जो तरबियत वाला जो पोर्शन है वो हम अपने बिल्कुल स्कूल बिल्कुल। पर देखें डिपेंड ना कर। एजुकेशन जो है, जी जी जी, एजुकेशन जो है वो तरबियत का एक बहुत छोटा सा बारीक सा हिस्सा है। हमने क्या किया हुआ है, तरबियत को बिल्कुल भूल चुके हैं। हम जो है वो एजुकेशन पे फोकस करके बैठे हैं, हम नुक्ते पे फोकस करके बैठे हैं, पूरे बोर्ड को हमने खाली रखा हुआ है। तो तरबियत का एक छोटा सा कोना है एजुकेशन। एजुकेशन तरबियत में मददगार साबित होती है। ऐसा नहीं है कि एजुकेशन के अंदर तरबियत है, दरअसल तरबियत के अंदर एजुकेशन है। और वर्किंग आजकल की जो इन्वायरमेंट है जहाँ पर बच्चे खराब हो रहे हैं, तो सबसे ज्यादा इसकी बेसिक वजह यही है कि हम तरबियत की तरफ फोकस नहीं रखते अपने खुद पेरेंट्स की और बच्चे की। क्योंकि पेरेंट खुद जब तरबियत याफ्ता नहीं है तो वो किस तरह बच्चे की तरबियत करेंगे। तो हमारा सबसे बड़ा अलमिया ये भी है कि हमें डायरेक्शन नहीं पता, हम एजुकेशन पे बड़ा फोकस कर रहे होते हैं, तरबियत पे नहीं कर रहे होते, जबकि एजुकेशन जो एक छोटा सा हिस्सा है आपकी तरबियत का। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। बहुत ही ज्यादा ये क्वेश्चन जो है हमें बहुत ज्यादा ब्रीफ कर गया और हमारे पेरेंट्स को जो है इससे बहुत ज्यादा मोटिवेट मिली होगी। क्वेश्चन बड़ा मजे का था और आपने इसको बड़ी अच्छी तरीके से इसको एक्सप्लेन किया, तो थैंक यू सो मच अगेन। अब चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, जो कि हमारा टॉपिक का टाइम भी हमारा बहुत ज्यादा हो गया है। तो टॉपिक हमारा डेमोक्रेटिक पेरेंटिंग है, जिसे हम ऑथोरिटेटिव पेरेंटिंग भी कहते हैं। तो हम उसके बारे में बात करेंगे क्योंकि हमारा आज जो सीरीज है हमारी इस पेरेंटिंग की, उसकी हमारी लास्ट सीरीज है आज, और हमारी वो सीरीज है डेमोक्रेटिक पेरेंटिंग। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपसे इस सीरीज के हवाले से पहला क्वेश्चन करना चाहूंगा कि एक्चुअली हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको ये बताएं, मुझे ये बताएं कि डेमोक्रेटिक पेरेंटिंग एक्चुअली व्हाट इज डेमोक्रेटिक पेरेंटिंग, जरा इसको डिफाइन करिए कि वो है क्या। जी जी, अच्छा, डेमोक्रेटिक पेरेंटिंग को अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग भी कहते हैं। देखिए, इससे पहले हम 3 टाइप्स ऑफ पेरेंटिंग के ऊपर बात कर चुके हैं। परमिसिव के ऊपर हमने बात की थी, हेलीकॉप्टर पे बात की थी, ऑथोरिटेरियन पे बात की थी। ये हमारे पास जो टाइप ऑफ पेरेंटिंग है ये है डेमोक्रेटिक, एंड इसको हम अथॉरिटेटिव भी कहते हैं। तो इसके अंदर होता ये है, जैसे नाम से जाहिर है, डेमोक्रेसी। डेमोक्रेटिक पेरेंटिंग का मतलब ये है कि आप अपनी पेरेंटिंग, अपने बच्चे की तरबियत और परवरिश कर रहे हैं एक डेमोक्रेट पेरेंट के तौर पे, यानी एक ऐसे पेरेंट के तौर पे जो अपने बच्चे की बातों को बगौर सुनता हो और अपने बच्चे से बात करके उसको इत्मीनान दिला के, उसको तसल्ली दिला के, उससे भी राय लेके फिर फाइनल डिसीजन के अंदर बच्चे की इन्वॉल्वमेंट को यकीनी बनाता हो। यानी आप म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से आगे चल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप जबरदस्ती बच्चे से, जिस तरह हम अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग में बात कर रहे थे कि हम जबरदस्ती अपनी बात मनवा रहे थे, यहाँ पर क्या है, आपने अपने बच्चे को रैशनल होके बताना है। रैशनल होके बताने से मुराद यह है कि आपने अपने बच्चे को विद रीजंस बताना है कि बेटा आपके लिए ये चीज अच्छी है और ये चीज गलत है, और इस वजह से अच्छी है और ये चीज इस वजह से गलत है। तो हम क्या कर रहे होते हैं डेमोक्रेटिक पेरेंटिंग के अंदर, जिस तरह हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है कंट्री के अंदर, तो होता क्या है, हमारे नेशनल असेंबली में बिल अगर आता है तो उस पर बाकायदा बहस होती है, एक डिस्कशन होता है। तो बिल्कुल इसी तरह डेमोक्रेटिक पेरेंटिंग के अंदर जब आप अपने बच्चे के साथ कोई चीज कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, कोई चीज आप उसको बता रहे होते हैं,
तो बाकायदा पेरेंट की कोशिश होती है कि बच्चे की तरफ से इन्वॉल्वमेंट भी हो। लाइक फॉर एग्जांपल, मिसाल मैं देता हूँ आपको इसकी, जैसे लेट्स सपोज एक बच्चा है, उसके मार्क्स बहुत कम आ गए एग्जाम में, तो अब होता क्या है देखें जरा, अगर अथॉरिटेरियन पेरेंट होगा वो क्या कहेगा, भाई तुमने तो हमें कहीं का नहीं छोड़ा, पड़ोस में देखो फला साहब के बेटे को देखो A1 ग्रेड लेकर आया है, 87% आई है उसकी, तुम्हारे देखो 60 भी नहीं आई, हालांकि तुम्हारे लिए हमने फला ट्यूटर साहब को भी बुलाया हुआ था, तो तुम्हारा ये रिजल्ट ऐसा है कि मैं तो आज शायद नमाजियों को मुंह भी नहीं दिखा सकता, मैं तो आज वहां भी नहीं जा सकता, तो मैं दावतों में जाऊंगा तो लोगों को मैं मुंह कैसे दिखाऊंगा। ये अथॉरिटेरियन स्टाइल है, यानी आप जबरदस्ती बच्चे से कह रहे हैं कि भाई अगली दफा रिजल्ट ऐसे आया तो मैं तुम्हें ये कर दूंगा, घर से निकाल दूंगा। इस तरह की बहुत सारी बातें हमें सुनने में आती हैं। जबकि अगर डेमोक्रेटिक पेरेंट होगा तो वो क्या कहेगा भाई, वो ये कहेगा बेटा आपको कोई मुश्किलात तो नहीं हुई थी पेपर के दौरान, आप बीमार तो नहीं थे, क्या वजह थी कि आपका रिजल्ट जो है वो खराब आया है। आप बैठ के उससे डिस्कस कर रहे होंगे और उससे कहेंगे अब चलो खैर है, जो हो गया सो हो गया, अब हम आगे की स्ट्रेटेजी ऐसा अपनाते हैं, आप ऐसा करो एक टाइम टेबल बना लो बेटा, अगले दफा पेपर की हम उस टाइम टेबल के मुताबिक तैयारी करेंगे। तो ये एक डेमोक्रेटिक स्टाइल है कि आप बच्चे को मोटिवेट भी कर रहे हैं और उसे एहसास भी दिला रहे हैं कि भाई जो पास्ट में हुआ था वो अच्छा नहीं हुआ था और उसके पीछे यकीनन आपकी गलती नहीं हुई होगी, कोई इन्वायरमेंटल फैक्टर होगा, आप बीमार हो गए होंगे या कोई दावत होगी, कोई ऐसा मसला होगा जिसकी वजह से आप शायद मार्क्स नहीं उठा सकें, लेकिन नेक्स्ट टाइम के लिए हम स्ट्रेटेजी के साथ चलेंगे तो इंशाल्लाह आप बहुत बेहतर होंगे। तो डेमोक्रेटिक पेरेंटिंग में हम क्या करते हैं, हम बच्चे से राय भी लेते हैं, अपनी राय को थोपते नहीं है, हम रैशनल होकर बात कर रहे होते हैं और ऑन द बेसिस ऑफ डिस्कशन जो है वो हम डिसीजन को फाइनलाइज कर रहे होते हैं। तो इसमें बच्चा कॉन्फिडेंट भी होता है, बच्चा आपको ओबे भी कर रहा होता है और चीजें जो है वो आगे जो है वो चल रही होती हैं। तो ये डेमोक्रेटिक पेरेंटिंग है जो आज हम डिस्कस करेंगे। इसकी डेफिनेशन तो पता चल गई है कि अब डेमोक्रेटिक और अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग जो है कि वो एक्चुअली है क्या। तो हमारा क्वेश्चन ये है कि अब हमें पता चल गया कि क्या है पेरेंटिंग, तो अब ये बताइए सर कि इसके एडवांटेजेस क्या हैं, इसके फायदे क्या हैं। बिल्कुल जी देखें, पेरेंटिंग के अंदर अभी तक हमने जितने भी टाइप्स ऑफ पेरेंटिंग पढ़े हैं सबके हमने फायदे भी डिस्कस किए हैं अपने वीडियोस के अंदर, नुकसान भी डिस्कस किए। तो ये जो डेमोक्रेटिक पेरेंटिंग स्टाइल है ये बाकी की जो पेरेंटिंग स्टाइल्स हमने डिस्कस किए हैं उनमें सबसे बेहतरीन है। वो इस वजह से है क्योंकि इसके फायदे ज़्यादा हैं, नुकसानात हैं वो अभी हम डिस्कस करेंगे बहुत कम है, लेकिन बनस्बत दूसरे स्टाइल ऑफ पेरेंटिंग के इसके नुकसानात कम हैं, फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं। पहला फ़ायदा जैसा कि मैंने आपसे कहा कि हम जो है वो डिस्कस करके डिसीजन को फाइनलाइज करते हैं, बच्चे पे जो है वो अपनी तरफ से बात को अपनी मनवाते नहीं हैं, रैशनल होकर हम डिसीजन लेते हैं। तो इसका पहला फ़ायदा ये होता है कि बच्चे की सेल्फ इस्टीम हाई हो जाती है। सेल्फ इस्टीम से मुराद ये है कि बच्चा अपने आप को वैल्यू देना शुरू कर देता है कि यार अब्बू मुझसे आके बात करते हैं या अम्मी मुझसे आके बात करती हैं और अम्मी मेरी राय भी ले रही होती हैं और मैं जो कहता हूँ उसको भी सामने रखते हैं और वो खुद भी जो है वो उसमें चीज़ें ऐड कर रहे होते हैं। तो पहली चीज़ ये कि बच्चा ये सोचता है कि मेरे पेरेंट्स मुझे वैल्यू दे रहे हैं। तो जब बच्चा अपने आप को वैल्यूएबल समझता है तो उसकी सेल्फ स्टीम हाई होती है, पहला फायदा। जब सेल्फ स्टीम हाई होती है तो सेल्फ स्टीम का डायरेक्ट रिलेशन होता है आपके कॉन्फिडेंस के साथ। जितना आपका सेल्फ स्टीम हाई होगा यानी जितना आप अपने आप को वैल्यू देंगे उतना आपके अंदर कॉन्फिडेंट का एलिमेंट बढ़ेगा। तो दूसरा फायदा क्या है कि बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस का इजाफा होगा। ठीक है, थर्ड चीज जो कि पेरेंट के लिए बहुत फायदेमंद है वो है असर्टिवनेस। असर्टिवनेस से मुराद है, आपने अक्सर देखा होगा बच्चों को कि जब कोई बड़ा उनसे कुछ करने को कहता है तो वो नो नहीं कर पाते हैं, वो चुपचाप से कर लेते हैं। तो पेरेंट क्योंकि जब उनके साथ बैठ के कोई मामला डिस्कस कर रहे हैं तो कुछ मामला ऐसे भी यकीनन होंगे जहां पर पेरेंट बच्चे को मना कर रहे होंगे कि जैसे मिसाल के तौर पे बच्चे को कहीं दूर कहीं दावत है और रात को जो है वो देर तक वहां रुकना है, तो हो सकता है पेरेंट्स जो है वो उनको मना करें। तो वो उस तरह अगर हम अथॉरिटेरियन में चले जाएं तो वो सीधा कहेंगे भाई आप नहीं जा सकते। लेकिन डेमोक्रेटिक पेरेंट क्या करेगा, उनको रीजंस बताएगा कि बेटा इस वजह से आप जो है वो रात इतनी देर तक वहां नहीं रुक सकते हैं और हमारे लिए आना जाना मुश्किल होगा या जो भी रीजन है। तो आप क्या करते हैं, उसको नो करते हैं, मना करते हैं बच्चे को। तो ये मना करने की जो स्किल है, जब पेरेंट अपने बच्चे को मना कर रहा होता है तो बच्चा सीख रहा होता है कि मैं कैसे किसी दूसरे को मना कर सकता हूँ। तो हाउ टू से नो, ये असर्टिवनेस की स्किल बच्चे को जो है कहाँ से आ रही होती है, पेरेंट की तरफ से आ रही होती है। तो डेमोक्रेटिक पेरेंटिंग के अंदर
असर्टिवनेस की जो स्किल है वो बच्चे में शिफ्ट हो रही होती है, और बच्चा जो है वो अपने लिमिट्स को भी समझ रहा होता है कि यार मैं, अगर मेरे पेरेंट मुझे वैल्यू करते हैं तो मेरे भी कुछ लिमिट्स हैं जिनको मुझे लेके चलना है, और उन लिमिट्स में रहते हुए जो है वो मुझे चीज़ों को आगे लेके चलना है। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास जो इसका फ़ायदा है वो है कि एक बच्चे के अंदर ट्रस्ट की फीलिंग आती है। ट्रस्ट की फीलिंग से मुराद, बच्चा ये सोचता है कि मेरे पेरेंट्स मुझ पे ट्रस्ट करते हैं, मेरी बातों को सुनते हैं, और जो वो बात करते हैं, अब देखें जब आप डिस्कस करके कोई चीज़ फाइनलाइज करेंगे तो बच्चा आपकी बातों को ओबे करेगा। जब बच्चा ओबे करेगा तो आप अप्रिशिएट करेंगे। बिल्कुल जब आप अप्रिशिएट करेंगे तो रिलेशनशिप स्ट्रांग होगा। जब एग्जैक्टली रिलेशनशिप स्ट्रांग होगा तो बच्चे के अंदर एक ट्रस्ट की फीलिंग आ रही होगी, तो बच्चा ट्रस्टफुल होता है अपने पेरेंट्स के साथ कि मेरे पेरेंट्स मेरे मुझ पे जो है वो ट्रस्ट करते हैं। तो इसका सबसे बड़ा तय होगा कि वो बच्चा फिर कभी छोड़ के नहीं जाएगा आपको, क्योंकि उसके लिए आप एक ट्रस्टफुल पर्सन है और आपको वो छोड़ के कभी नहीं जाने वाला। उसके बाद जो अगला फायदा है वो ये है कि बच्चे के अंदर सेल्फ कंट्रोल की एबिलिटी आ जाती है। सेल्फ कंट्रोल की एबिलिटी भाई कैसे आती है? वो ऐसे आती है जनाब कि डेमोक्रेटिक पेरेंटिंग के अंदर बच्चा अपने पेरेंट्स से डिस्कशन कर रहा होता है, तो एक चीज बच्चा सीख रहा होता है अपने पेरेंट्स से, उनकी बात करने के अंदाज से, उनके साथ डिस्कशन करते हुए कि कहाँ पर मुझे अपनी आवाज ऊंची रखनी है, कहाँ पर मुझे अपनी आवाज नीचे रखनी है, कहाँ पर मुझे गुस्से का इजहार करना है, कहाँ पर मुझे खुशी से बात करनी है, और बात तो कैसे स्टार्ट करना है, कैसे आगे लेके चलना है, और कहाँ पर दूसरे बंदे को जो है वो मोटिवेट करके अपनी बात की तरफ लेकर आना है। तो एक सेल्फ कंट्रोल का एलिमेंट बच्चे के अंदर पैदा हो रहा होता है। उसके बाद जो नेक्स्ट फायदा है इस तरह के पेरेंटिंग का, वो ये है कि बच्चे के अंदर एक लर्निंग बिहेवियर पैदा होता है। अब आप कहेंगे लर्निंग बिहेवियर बच्चे में कहाँ से आ रहा है? तो लर्निंग बिहेवियर ऐसे आता है जनाब कि उनके पेरेंट्स जो डेमोक्रेटिक पेरेंटिंग को फोकस कर रहे होते हैं या डेमोक्रेटिक पेरेंटिंग को अप्लाई कर रहे होते हैं, अभी हम इसके डिसएडवांटेजेस में पढ़ेंगे कि डेमोक्रेटिक पेरेंटिंग के लिए एक बड़ा मसला ये है कि जो पेरेंट है उनका रोल मॉडल होना बहुत जरूरी है, यानी पढ़े लिखे हों और समझदार हों, और बच्चे को डिस्कशन करके, यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ डिस्कशन बच्चे को रैशनल डिसीजन पे लाके खड़ा कर सकें। ये पेरेंट के अंदर स्किल होती है डेमोक्रेटिक पेरेंटिंग के अंदर। तो बच्चा लर्निंग बिहेवियर में आ जाता है, बच्चा सीखना शुरू करता है यार अपनी बात को कैसे मनवानी है और कैसे जो है वो पॉइंट पे लाना है अगले बंदे को। तो उसके लिए पेरेंट्स भी एक लर्निंग बिहेवियर कर रहे होते हैं, तो बच्चा उस बिहेवियर से सीख रहा होता है। तो ये कुछ फायदे हैं जो हम उसमें डेमोक्रेटिक पेरेंटिंग के अंदर ऑब्जर्व करते हैं। तो इसलिए मैं रेकमेंड करता हूँ अक्सर पेरेंट्स को, आपने अगर डिस्कस करना है अपने बच्चे के साथ तो डेमोक्रेटिक स्टाइल में डिस्कस करें। अथॉरिटेरियन स्टाइल तो बच्चे के लिए हमने पहले भी डिस्कस किया, उसके डिसएडवांटेजेस बहुत ज़्यादा हैं। आप परमिसिव भी नहीं हो सकते, और आप बिल्कुल बिल्कुल हेलीकॉप्टर भी नहीं हो सकते कि आप उसकी एक एक चीज़ पर नज़र रखें कि भाई बच्चा घर से निकला है तो किस गली में जा रहा है और किस शॉप पे जा रहा है, तो इतना भी नहीं करना है आपने डेमोक्रेटिक होकर चलना है। तो ये फ़ायदे हैं इसके, और बहुत अच्छे फ़ायदे हैं बनिस्बत दीगर पेरेंटिंग स्टाइल के। ओके, थैंक यू सो मच। बिल्कुल टाइम वेस्ट किया, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि अब जैसे कि आपने इसके एडवांटेजेस बताए, अब आपने डिसएडवांटेजेस भी इसके बता दें कि जैसे कि इसके फायदे हैं हर चीज के, बिल्कुल मैं डिस्कस कर रहा था। उसके नुकसान भी होते हैं। तो अब लास्ट क्वेश्चन आप बता दें कि इसके नुकसान क्या है जी। देखिए, पहला नुकसान तो फिर हम इससे नहीं कहेंगे, लेकिन नुकसान हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस डेमोक्रेटिक पेरेंटिंग को अचीव करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। क्योंकि आप जब बच्चे के साथ बैठ के बात करके आपको एक चीज़ मनवानी है और एक डंडे के जोर पे या सख्ती से मनवानी है, तो जो बात करके चीज़ मनवाई जाती है उसमें बंदे को अपने ऊपर बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो डिसएडवांटेज नहीं कह सकते हम इसको, लिमिटेशंस कह सकते हैं कि पेरेंट्स के लिए क्या लिमिट्स हैं कि वो डेमोक्रेटिक पेरेंटिंग को जो है वो अप्लाई कर सके। तो पहली चीज तो ये है कि पेरेंट खुद जो है वो एज अ रोल मॉडल काम कर सके, यानी अपने आप को हमेशा एक लर्निंग इन्वायरमेंट में रख सके और बच्चे के लिए एक रोल मॉडल के तौर पे सामने आए। दूसरा जो लिमिट है इसका, जो कि लास्ट लिमिट है भाई, ये दो लिमिट्स हैं। दूसरी लिमिट ये है कि ये टाइम टेकिंग है। थोड़ा टाइम टेकिंग से मुराद थोड़ा सा आपको सीखने में वक्त लगता है, आपके बच्चे को जो है वो एक डेमोक्रेटिक स्टाइल में लाने में थोड़ा सा टाइम लगता है, ये एकदम से नहीं होता। जैसे अथॉरिटेरियन स्टाइल में अब पेरेंट जो है वो एकदम से कुछ कहे तो एकदम से बच्चा जो है वो उसको फौरन फॉलो कर रहा हो, तो यहाँ पर आपने फॉलो नहीं कराना, यहाँ पर आपने ओबे कराना है, तो थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है। तो ये कुछ लिमिटेशंस हैं डेमोक्रेटिक स्टाइल ऑफ पेरेंटिंग की।
तो आज हमारे पास हमने 4 पेरेंटिंग स्टाइल्स जो है वो तकरीबन डिस्कस कर लिए, सबकी डेफिनेशन भी डिस्कस कर ली, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस भी डिस्कस कर लिए और कुछ क्वेश्चंस की भी हमने आंसर किए। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, आपका भी बहुत शुक्रगुज़ार हूँ मैं और उन तमाम पेरेंट्स का भी बहुत थैंकफुल हूँ, जिन्होंने बहुत मोटिवेट किया, बहुत कोऑपरेट किया और उनके क्वेश्चंस की वजह से बहुत सारे जगहों पर मुझे भी बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली। सो बिल्कुल मैं इन सबका बहुत-बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, थैंकफुल हूँ। बिल्कुल, शुक्रगुज़ार तो मैं आपको बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ कि आपने अपने इतने कीमती टाइम में से हमें टाइम दिया और हमारे जो पेरेंट आजकल जो हमारी पेरेंटिंग है, उसपे बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ गया है पहले ज़माने के पेरेंटिंग के हिसाब से। तो बहुत ही हमारे इस तरह की वीडियोज़ मुझे नहीं लगता कि यूट्यूब वगैरह पे पेरेंटिंग के हवाले से एज़ अ पेरेंटिंग करके कोई वीडियो ऐसी नहीं है, क्योंकि हमें वो चीज़ हमारे अंदर है नहीं कि भई अब इस चीज़ ये ऐसा भी होना चाहिए, ये ऐसा भी होना चाहिए नहीं। बिल्कुल, बिल्कुल। हमारी जो हमारा सीरीज चलते हुए आ रही है ना, ये बस ऐसे ही चलते हुए आ रहा है, क्योंकि कोई पेरेंट्स नहीं चाहते, माँ बाप नहीं चाहते और ना बच्चे चाहते हैं चेंज होना किसी चीज को भी। मोबाइल बिल्कुल, बच्चे यूज हमारा एक तो एक मसला ये भी है, हमारे पास जो फैमिली स्ट्रक्चर है, उसके अंदर ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि वो आने वाली नस्ल को पेरेंटिंग सिखा सके। एग्जैक्टली ये एक बिल्कुल बहुत बड़ा मसला है। पेरेंटिंग के लिए बाकायदा कोई तरबियत गाह या कोई हमारे स्कूल के बुक्स के अंदर कोई पेरेंटिंग का कोई चैप्टर नहीं है कि बहैसियत वालिदैन आपकी क्या ज़िम्मेदारियाँ होंगी अगर आप ग्रेजुएशन और उसका अगर आप कोर्स कंटेंट देखें ग्रेजुएशन मास्टर्स का, उसमें वालिदैन का एहतराम है, बेशक है, लेकिन वालिदैन बहैसियत वालिदैन आपने अपना रोल कैसे प्ले करना है सोसाइटी के अंदर, तो ये हमारे करिकुलम में नहीं है। यस कि आपने अपना रोल कैसे प्ले करना है। बिल्कुल, तरबियत बिल्कुल, ये आपने जो है उस बच्चों की तरबियत करनी है, वो सही बात है। बिल्कुल आपने बहुत अच्छे से हमें एक्सप्लेन किया। हम आपके बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हैं कि आपने हमें टाइम दिया और हमारी इस लास्ट सीरीज़ को भी आपने आज मुकम्मल कर दिया। तो हम बहुत थैंकफुल हैं। इंशाअल्लाह हमारे व्यूअर्स आपको नेक्स्ट टाइम भी हमारे साथ देखेंगे किसी इसी तरीके की इंशाल्लाह। किसी भी वीडियो में, किसी भी टाइप की हम जो है गुफ्तगू कन्वर्सेशन करेंगे और अपने इंशाल्लाह, व्यूअर्स को एजुकेट करते रहेंगे विद तरबिया। तो थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़ सरगुज़ार। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह हाफ़िज़। ओके व्यूअर्स, तो ये थे हमारे साथ सर गुलजार मुनव्वर हुसैन, जो कि बता रहे थे कि डेमोक्रेटिक पेरेंटिंग या अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग क्या होती है। तो उम्मीद है आप लोगों को इससे बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। ऐसी बात है कि पेरेंटिंग का जो है हमारे यहाँ बहुत ही जो है ना रुझान बहुत कम हो गया है। तो हमारे सर गुलजार मुनव्वर जो है उन्होंने बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से एक्सप्रेस किया कि हाउ कैन वी अपने बच्चों को जो है हम किस तरीके से ट्रीट कर सकते हैं, किस तरीके से उनके साथ खड़े होकर हम चल सकते हैं। तो थैंक यू सो मच। आपको मैं नजर आऊंगा और किसी वीडियो में और किसी गेस्ट के साथ। तो दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।